ये क्या होता? संस्था थी, संस्था है, संस्था रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। ये स्थान, राजघाट का स्थान ना देके उन्हें इज्जत नहीं दी गई, और उन्हें इज्जत नहीं दी, जिसने भी नहीं दी उसने अपनी बेइज्जती करवाई। तो वो भारत के सिख समाज से आने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। आप उनको भी सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो सिख समाज के लिए और पूरे देश के लिए ये एक गहरा धक्का है, तकलीफ देने वाली बात है। कुछ मामलों में सरकार को नियम कानून से बंधना नहीं चाहिए। अटल जी का अंतिम संस्कार था तो सरकार ने किया था ना, अलॉट किया था ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसा देश का इतना बड़ा बेटा अगर हमें छोड़ के जा रहा था तो उसी जगह पे अंतिम संस्कार होना चाहिए था ना, जहां मेमोरियल बनेगा, और वो अलॉट हो सकता था। निर्णय क्यों नहीं लिया? जमीन है, रखी हुई है जमीन। अगर वहीं अंतिम संस्कार होता, इसी को कहते हैं अहंकार, इसी को कहते हैं हीन भावना, इसी को कहते हैं एक जीते जी तो किए, मरने के बाद भी दुश्मनी निभाना। निश्चित तौर से उनको जो वहाँ से पहले कहा गया था वो उसी समय आवंटन करना चाहिए था, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोग ये चाहते थे कि उनको स्थान मिले और वो मिलना चाहिए। क्या मतलब है उस मेमोरियल का? अगर आप उनका दाह संस्कार जो है निगमबोध घाट पे करेंगे, क्या ऐसा और किसी के बारे में सोचा जा सकता था? क्या किसी और के बारे में ऐसा किया जा सकता था? ये बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है पूरा देश जो है इससे बहुत ज्यादा जो है आहत है। बोध घाट पर अंत्येष्टि पर सवाल उठा है और यह कहा गया कि भाई ये क्या बात हुई, दाह संस्कार कहीं और फिर आप स्मारक स्थल कहीं और बना दीजिए। तो अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं आज चर्चा में, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आशीष मिश्रा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और आलोक पांडे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा होंगे। प्रदीप भटनागर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। घटिया और ऊंची राजनीति की आपने, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि भाई राजघाट में सम्मान में क्या दिक्कत थी, निगम बोध घाट क्यों, आपको समय भी मिल गया था पर्याप्त, आप चाहते तो मतलब दिन का काम घंटों में कर सकते थे, उनके लिए आपको सही जगह ढूंढने का समय नहीं मिला। प्रदीप जी, और ओछी राजनीति की बात कर रहे हैं, उन घटिया और ओछे लोगों से पूछना चाहिए कि 2013 में मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो क्या उन्होंने आदेश पारित करे, पढ़ लेना चाहिए था। जितने लोगों की आपने स्टेटमेंट सुनाई तो उनको ओछी राजनीति करने वालों को स्टेटमेंट पढ़नी नहीं चाहिए थी। तो ये तो है, बबूला नया नया बड़ा हो तो बहुत ज्यादा चिल्लाता है। वही हाल आपके अभी मैंने टीवी पे देखा, जो लोग एलिगेशन लगा रहे थे उन्हें पढ़ लेना चाहिए कि आपकी सरकार ने क्या निर्देश जारी करा था। क्योंकि अगर यमुना जी का किनारा देखेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि तो बनाई गई थी, और देखिए सारे गांधियों ने देखिए घेर ली वहां पे, तो मुझे शब्द नहीं बोलने चाहिए। और उस पर भी आपने जब 2013 में जब पता लग गया कि सरकार जाने वाली है तो इतने सारे अध्यादेश दिए गए कि आज तक हम लोग भी झेल रहे हैं, देशवासी भी, और क्या क्या आजकल पीड़ा झेल रहे हैं वो भी पता चला। देखिए अगर हमारी सरकार ने भी कहा है तो मनमोहन सिंह जी वाकई में देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी स्मारक बनेगा, बिल्कुल क्यों नहीं बनेगा, मगर उसके लिए सब कुछ पता है कि CPWD काम करेगी, शहरी विकास मंत्रालय काम करेगा, सब कुछ करेगा। आपने और प्रधानमंत्री को क्या करा, ये अपनी करनी बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि एक प्रधानमंत्री और भी थे जिन्होंने एक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी मजबूती से काम किया था और इस देश की अर्थ को और चढ़ाने के लिए एक जो सम और समृद्धि लगाई थी उसकी भूल जाते हैं, जिनका नाम है PV नरसिम्हा राव। सोनिया गांधी जी ने गेट में भी नहीं घुसने दिया था कांग्रेस कार्यालय के अंदर। नहीं प्रदीप जी, ये किस प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया, ये मनमोहन सिंह के अलावा? चलिए मैं आपको शायद हो सकता है निगमबोध घाट के बारे में नहीं पता होगा। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से निगमबोध घाट के बारे में बता दूं। वो निगमबोध घाट ऐसा नहीं है, वो पांडुकालीन है, जब इंद्रप्रस्थ बनाया था पांडवों ने तो खुद श्री कृष्ण ने उसकी स्थापना करी थी और उसे कील रखा है वहाँ खुद। एक हनुमान जी का नजदीक मूर्ति है
जिन्हें हम मरघट वाले बाबा कहते हैं। वहाँ जो भी जिसका भी दाह संस्कार होता है वहाँ पे सिर्फ राख मिलती है और कुछ नहीं मिलता, एक दोस्त को वरदान है। तो उन चीजों के महत्व लोग जानते नहीं है। अगर मनमोहन सिंह जी का अगर वहाँ भी अगर दाह संस्कार हुआ है तो खुद ही बहुत बड़ी उपलब्धि और वो स्वर्ग में गए। नहीं ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। आशीष मिश्रा जी, मतलब जब अंत में सब कुछ राखी होना है और ये निगम बोध घाट का आपको पौराणिक कथा नहीं पता है, तो आप पहले कथा पता कर लीजिए, उसके बाद सवाल उठाइए। वो कह रहे हैं कि सीधा स्वर्ग जाएंगे, वहां से सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। महाराज, आपको राजघाट की क्या जरूरत थी? क्यों हो अल्लाह हो रहा है इतना? शिवम भाई, आपको और हमारे पैनल में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं अर्पित करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और अब देखिए, हमारे प्रदीप भटकर जी उतना ही कह सकते हैं जिनका उतना ज्ञान होगा उन्हें। अगर इतना ही डायरेक्ट स्वर्गलोक की या बाकी सब चीजें अगर होती थी, इतनी पौराणिक कथाओं के बारे में उनको पता था, तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये सब लोग बहुत नादान थे कि उनके निधन होने के बाद उनको निगम बोध घाट पर नहीं लेके जाया गया और उनकी अंतिम संस्कार को जो है बाकायदा जो प्रधानमंत्री को जो सम्मान दिया जाता है उस प्रकार से लोगों ने किया। लेकिन आपने देखा होगा मरणोपरांत भी इन लोगों ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थियों के कलशों के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया था, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी को लेकर। और इनको इस समय बड़ा दिल दिखाने की जरूरत थी। और शिवम भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मात्र एक व्यक्ति नहीं थे, वो देश के लिए प्रेरणा थे। वो हर युवक के अंदर, हर समाज के अंदर, हर समुदाय के अंदर वो एक प्रेरणा की चेतना बनकर वो आगे भी चमकते रहेंगे, जगमगाते रहेंगे। ठीक है, अभी कहते हैं ना कि जब जिसका दिल जितना बड़ा होगा वो उतना ही कह सकता है। बाकी जो बात आती है कहने की कि विश्व की या देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो बताना चाहूंगा कि इनकी कहानी बस इतनी सी है कि ये लोग सिर्फ लंगी के सहारे चलते हैं। मिस्ड कॉल से बनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अपना दम्भ भरने वाले लोग इसी तरीके की ओछी राजनीति कर सकते हैं और इससे हमें इनसे कोई अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, अभी इसके ऊपर ज्यादा ठीक है, हमारे मन में मलाल है। आज पूरे सिख समुदाय जो अभी आपने देखा होगा कि जब अपराजिता सारंगी जी केंद्र अपने संसद भवन के अंदर उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा जी, कितना दिन हुआ था उनको आके पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या 1984 का वो खून छाप का क्या झोला दिया था। लेकिन वहां पे बड़कपन देखिए किसी नेता का कि प्रियंका गांधी जी ने उसको ना सहजता से स्वीकार किया। ठीक है, हम क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी के बारे में आपने सुना होगा, उनका वक्तव्य था कि पिछले समय में कुछ गलतियां निश्चित तौर पर हमारे नेताओं से हुई हैं, लेकिन अब उसको ही कुरेद के जख्म बनाने से बेहतर है कि अपनी गलतियों पे क्षमा मांगकर देश को प्रगति की राह पर आगे लेके जाना। आप लोगों ने जीवित रहते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इन लोगों ने किस प्रकार से अपमान किया था। कभी मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी आधार के द्वारा लाई ही योजना, आज आप देखेंगे 11वां साल इनकी सरकार को चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के। आज तक ये लोग पूरे भारत वर्ष के लोगों का आधार का कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्शन जुड़वाने में ही लोगों ने अपना बिता दिया है। वो थी आधार कार्ड की महत्वता। उसके बाद जब दूसरी बात आती है तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जिस मनरेगा को बनाया था, मनरेगा के माध्यम से उन्होंने उनके कामों पर आएंगे। आशीष मिश्रा जी, उन्होंने जो काम किए वो अनगिनत काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज टॉपिक हमारा दूसरा, हम उस पर आएंगे। आशीष जी, आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इतना सब कुछ जिस व्यक्ति ने देश की आम जनता के लिए इतना सब कुछ समर्पित किया, उसके लिए आप इस तरह से भेदभाव करेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रदीप भाई को कहना चाहूंगा देश के लिए आगे के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, देश की हित में काम करते हैं कि हम लोग बता रहे हो तो ये कर्तव्य है देश के प्रधान सेवक का। मैं आपको उदाहरण एक सेकंड आशीष जी, एक सेकंड आशीष जी, प्रदीप जी, एक एक करके। अभी हमारे दो मेहमान और हैं, मैं आप दोनों के पास फिर से आऊंगा। अभी बहुत समय है, पर्याप्त से भरपूर चर्चा होगी। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, मेरा सीधा सा सवाल है और आप एकदम सटीक जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल यह कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने
जीते जी, जैसा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि दुश्मनी निभाई, मरने के बाद भी दुश्मनी निभाई, और उसी का परिणाम है कि निगम बोध घाट ले जाया गया, बनस्बत राजघाट। सीधा सा सवाल। देखिए, अगर मेरी दादी एक कहावत कहती थी कि जियत न दे हो कौरा, मरे बधाओ चौरा। जीते जी राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का कितना सम्मान किया है। उनकी कुर्सी छीन लेते थे एसपीजी वाले। मनमोहन सिंह जिस कुर्सी में बैठने वाले होते थे, सोनिया गांधी के लिए कुर्सी हटा ली जाती थी, मनमोहन सिंह हट जाते थे, सोनिया गांधी बैठती थी। कैबिनेट का नोट फाड़ दिया गया, कैबिनेट बिल फाड़ दिया गया। बिल्कुल। सोनिया गांधी ने एनएससी बनाया, वो नेशनल एडवाइजरी कमेटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मनमोहन सिंह का एक बयान है, इकलौता बयान, मरने के बाद बहुत ज्यादा बड़ाई करने को थोड़ा हमें एवेलुएट करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत के लिए नहीं, रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए उत्तरदायी हूँ। तो इसलिए वो सिख समुदाय से आते हैं, इसलिए उनको हीरो। और पीवी नरसिम्हा राव ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो उदारीकरण के जन्मदाता है। मनमोहन सिंह को उत्पत्ति कर देना कौन? मनमोहन सिंह उनके राजनीतिक गुरु कौन? इस देश को कांग्रेस के आर्थिक कुप्रबंधन से बाहर निकालने वाला कौन? जवाहरलाल नेहरू का आर्थिक कुप्रबंधन, इंदिरा गांधी का आर्थिक कुप्रबंधन, राजीव गांधी का आर्थिक कुप्रबंधन बर्बाद कर दिया इनकी आर्थिक रूप से देश को। तब पीवी नरसिम्हा राव से प्राइम मिनिस्टर मिला, जिसने इस देश में आर्थिक सुधार लेके आया। पीवी नरसिम्हा राव को बर्बाद करने के लिए, उनका नाम कमजोर करने के लिए इन लोगों ने मनमोहन सिंह चिल्लाना शुरू किया। आज बताइए, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोई काम करेंगी, उसका क्रेडिट मोदी जी को जाएगा, निर्मला सीतारमण को जाएगा? सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है लीडर को। लीडर से पीवी नरसिम्हा राव, उदारीकरण के जन्मदाता, कांग्रेस के आर्थिक पापों को धोने वाले, देश को बर्बादी से बाहर निकालने वाले। कांग्रेस ने किया क्या था उनके साथ? राजघाट, निगम बोध घाट छोड़ दीजिए, दिल्ली में कहीं श्रद्धा संस्कार सोनिया गांधी ने नहीं करने दिया। कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के गेट के बाहर उनकी डेड बॉडी रखी रही, सोनिया गांधी ने ताला लगवा दिया, उस गेट के अंदर घुसने नहीं दिया। उसके बाद कहा कि जहां पैदा में आ जाके उनका अंतिम संस्कार करिए। पूरी दिल्ली में कहीं कोई जगह नहीं मिली। सोनिया गांधी का ईगो इतना हावी था, मरने के बाद सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव को माफ नहीं किया। ये बात कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह को राजघाट की जगह निगम बोध घाट में। आप बताइए कितने एक्स प्रधानमंत्रियों के मरने के बाद गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सारे लोग उनके दाह संस्कार में गए थे। मेरे पास जो जानकारी है, लिखित रूप से भारत सरकार ने कहा कि आप इनकी मिशन की तैयारी करिए, मैं प्रक्रिया शुरू करती हूँ। सरकार कहती मैं प्रक्रिया शुरू करता हूँ और उनके बेहतरीन स्मारक बनाया जाएगा। ये रिटर्न में है और निगम बोध घाट की इंफॉर्मेशन दी गई। किसको? कांग्रेस प्रेसिडेंट को। अगर आपको विरोध करना था तो पहले कहते कि निगम बोध घाट नहीं, राजघाट। तब कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। और जब निगम बोध घाट में कांग्रेस की सहमति से, कांग्रेस की प्रेसिडेंट की सहमति से वहां तक उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो इसे जानबूझकर सिखों के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शित किया। अगर आपको विरोध प्रदर्शित करना था तो उनके दाह संस्कार से पहले करना था। अच्छा, ठीक है आलोक जी, होने के बाद नहीं, ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल ये है धर्मेंद्र सिंह जी कि मतलब जब आपसे राय शुमारी ली जा रही है, जब आपको बोलना था तब तो आप बोले नहीं, लेकिन फिर बाद में जब निगम घाट तय कर दिया गया, उसके बाद आप पत्र पर पत्र लिखते हैं, उसके बाद यहां पे आरोप लगाते हैं कि इकलौते सिख समुदाय के प्रधानमंत्री के साथ अपमान किया गया। ये राजनीति कुछ समझ में नहीं आ रही है, और खास करके तब जब एक इतना बड़ा नेता पंचतत्व में विलीन होने जा रहा हो, उस वक्त ये राजनीति ठीक लगती है क्या धर्मेंद्र सिंह जी? और आपको क्या लग रहा है, राजनीति कौन कया, मतलब बीजेपी की, या फिर वाकई में विपक्ष जानबूझकर अब हवा बनाने में लगा हुआ कि देखिए सिख समाज के साथ अन्याय हो गया, प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं की गई? धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए शिवम जी, संकीर्ण मानसिकता, छोटी सोच के लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है जो इन्होंने किया। सच ये है कि सहजता, सरलता, सौम्यता और बहुत ही आसानी से बड़े बड़े फैसले लेने वाले देश जब आर्थिक भंवर में जा रहा था, तो एक नई राह दिखाने वाले
देश के बहुत बड़े नेता रहे, विभिन्न पदों काम किए। आपके माध्यम से मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी कम से कम जीते जी जो लोग सम्मान नहीं दे पाए, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री से उनकी सुरक्षा कम की गई और तमाम बातें थी, उसका समय नहीं, चूंकि महत्वपूर्ण विषय आज आपने यही रखा है, तो कम से कम उनको जो उंगली दुखाने का काम सरकार ने किया वो नहीं करना चाहिए। वैसे सच है, किसी महान व्यक्तित्व को आपके स्थान इलाज कर देने से, आपके उंगली दिखाने से, आपके तारीफ कर देने से उनकी महानता कम या ज्यादा नहीं हो जाएगी। वो जो है वो रहेंगे। उनको देश जान रहा है कितना आसानी से भारत के लोगों को अपनी सरकार से सवाल करने का अधिकार उन्होंने दिया, चाहे रोजगार गारंटी की स्कीम हो, खाद्य सिक्योरिटी बिल हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, मनरेगा हो या आधार हो। जो फैसले और जो उनको कमजोर लोग कहते थे, वो कितना सहजता से इतने बड़े बड़े फैसले लेकर के देश को उन्होंने दिया, जिससे एम्पावरमेंट चाहे आधी आबादी का हो, चाहे आम जनता का हो, चाहे किसान का हो, नौजवान का हो, छात्र का हो, हर वर्ग को उसका लाभ मिला। अब सवाल यह है कि उनको अंत्येष्टि के समय इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण, उनके साथ दुर्भावनापूर्ण सरकार ने जो निर्णय लिया, सच यह है कि आप बड़े मन से आना चाहिए था। सरकार की जिम्मेदारी थी, 10 सालों तक देश के सर्वोच्च पद पर उन्होंने काम किया था, अपनी सेवाएं दी थी, अन्य पदों की बात जाने दीजिए, तो कम से कम उनके परिवार के लोगों से पूछ लेना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, लिखित रूप से और मौखिक रूप से ये दोनों ने मांग किया कि जहां पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अन्य वरिष्ठ नेताओं की देश को जो सर्व कर चुके हैं, उसी स्तर की जगह पे जगह उपलब्ध थी। यह सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। 1 घंटे 2 घंटे में अगर कोई नियम आड़े भी आ रहा था तो उसको शिथिल करते हुए दे सकते थे। और हिंदू मैथोलॉजी में या सिख मैथोलॉजी में यह है कि जहां पर उनकी अंत्येष्टि होती है, स्मारक वहीं बनाया जाता है। ऐसा हम लोग परंपरागत रूप से भी बचपन से देखते, सुनते और जानते आए हैं कि अंत्येष्टि कहीं हो, स्मारक कहीं बने। ऐसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कह रही है, जो हम लोग सुन रहे हैं। होता हुआ हम लोगों ने नहीं देखा बचपन से कि जहां हम लोगों के परिजनों में भी तमाम बुजुर्ग लोग, ग्रैंडफादर, फोरफादर, जो भी लोग थे जिनका जिस घटनाएं हुई, उनकी जहां पर उनकी अंत्येष्टि की गई, उसी पे हम लोग होली दीपावली दीप जलाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन सरकार से हम तो कहेंगे उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि बहुत छोटे मन के लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में इतने बड़े पद पर बैठे लोगों से इतनी छोटी हरकत की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने आप को छोटा किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, ये जरूर कहें कि देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया के सबसे ज्यादा मेंबर्स उस पार्टी में, चुनाव जीतने वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इस हरकत से साबित कर दिया कि न केवल, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, न केवल देश के पहले अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री, लगातार उन्होंने चाहे आरबीआई के गवर्नर के रूप में हो, देश के वित्त मंत्री के रूप में हो, और 2 सफलतापूर्वक कार्यकाल देश के प्रधानमंत्री के रूप में इतनी बड़ी सेवाएं दी। और उसके विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री उनके साथ एसपीजी में रहे, उन्होंने जो ट्रिब्यूट किया, आपको पढ़ के सुनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं उनके साथ सहायक तरह रहा, और वो हर जगह जाते थे जहां उनको प्रिविलेज था कि ठीक है धर्मेंद्र जी, थे उनके साथ रहते। मैं तेरी बात कंप्लीट कर दी। असीम अरुण साहब का ट्वीट मैं कहूंगा कि उन्हें पढ़ के सुनाइएगा, तो उन्होंने उनकी सादगी को किन शब्दों में बयान किया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाली गाड़ी में मजबूरी में बैठते थे तो अंदर से अपनी मारुति 800 को निहारते रहते थे। उस बड़े व्यक्तित्व को आप नहीं, वो हम सब ने पढ़ा, नहीं दे पाए, ये बहुत ही निंदनीय। धर्मेंद्र सिंह जी, वो हम सब ने पढ़ा है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो कितने बड़े नेता थे, वो कितने बड़े अर्थशास्त्री थे, ये दुनिया जानती है, जग जाहिर है। धर्मेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप भटनागर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यही आकर खड़ा हो जाता है कि भाई, अगर आप उनके कामकाज को देख लेते, आप उनके सम्मान को देख लेते, तो आप उनका अंतिम संस्कार वहां नहीं करवाते। और कांग्रेस पार्टी एक और आरोप लगा रही है, मतलब आरोप का तो सिलसिला लगातार जारी है। आरोप यह है कि निगम बोध घाट पर भी किसी को जाने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री सब बैठे थे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का परिवार खड़ा था। आप लोगों ने सलामी के वक्त भी आप लोगों से खड़ा नहीं हुआ मतलब आप लोग हो पाए, मतलब ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने अपमान की पराकाष्ठा पार कर दी। प्रदीप जी, और शास्त्र पढ़ता है ना, तो शायद उसे ज्ञान होता है। हम ये नहीं, हाँ, हमारे हिंदू शास्त्र में या धर्म में कोई या तो उत्सव या
शोक होता है और जो परिवार होता है तो आए हुए लोगों को, जाने वाले लोगों को खड़े होकर ही अभिनंदन और विदाई करते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते शायद ज्ञान के बारे में तो पता लग जाता है। दूसरी चीज, मैं मनमोहन सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन संवेदनाएं पूरी है, मगर जिस प्रकार से कसीदे पढ़े जा रहे हैं तो मैं पहले तो कांग्रेस के साथी और कांग्रेस स्कॉलर से पूछना चाहूंगा कि सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी है या मनमोहन सिंह थे? इसका जवाब जरूर देंगे, बड़े नेता कौन कांग्रेस के। और उम्मीद है शायद इसका जवाब मिलेगा कि सोनिया गांधी बड़ी नेता है या मनमोहन सिंह बड़े नेता थे पहले। और अगर मनमोहन सिंह बड़े नेता थे और मनमोहन सिंह ने अगर बहुत बड़े काम करे भी है तो बहुत सारे दाग भी मनमोहन सिंह जी पे ही लगे हुए हैं और इस पूरी दुनिया को, जहान को पता है। और ये भी दुनिया को पता है कि वो प्रधानमंत्री होते हुए भी किसी कठपुतली थे और काम करते थे, वो भी पता है। हाँ। तो उनका निर्णय कुछ नहीं चलता था। देखिए, मुझे ये सब आज नहीं बोलना चाहिए, आज हमारे बीच में नहीं है। ये जो आज चिंतन और मनन कर रहे हैं, शायद पहले इस चीज का चिंतन मनन कर मनमोहन सिंह वो वक्तव्य थे, वो व्याख्या है उनके लिए कि सांसद राज्यसभा होने के बावजूद भी वो पार्लियामेंट में आते थे व्हील चेयर पे। और व्हील चेयर पे क्यों आते थे? क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से राज्यसभा। दूसरी चीज, उन्हें पता है कि मुझे इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मुझे सारी सुविधाएं तनख्वाह सब कुछ मिलती है और मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे जाना चाहिए। और वो गए भी तो ऐसा वक्तव्य कोई निभा नहीं पाएंगे कोई भी। मैं आज बताऊं आपको, बोलने को तो आज आप बहुत जो मर्जी बोल के चले जाइए, मगर आपका पिछला वक्तव्य देखिए, जब आदमी चला जाए तो लकीरें रह जाती हैं, तो जिंदगी में कभी नहीं मिटती। और ये चीज उन्होंने भी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, पूरी दुनिया की मीडिया आई थी, बोला था कि बिल्कुल 2G जो हुआ था घोटाला, उसमें वाकई में सरकार के ऊपर थी और दबाव था, उसमें मेरा भी, उन्होंने खुद बोला, स्पष्ट बोला। तो ये चीजें समझनी चाहिए। या आज स्मारक और तो स्थल की बात कर रहे हैं, मैंने निगम बोध की घाट के बारे में व्याख्या बताई, मगर उसका कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, तमाम आरोप आप सबने लगाए, लेकिन अब कहने वाले यही कह रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी के पेट में जितना दर्द हो रहा है, मतलब अभी तो आलोक जी ने पूरी कुंडली खोलकर रख दी। आलोक जी ने अभी जो कुछ भी बताया, आशीष जी आपने भी सुना होगा, उसका जवाब दे दीजिएगा। लेकिन ये प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी बेटी ने कहा कि भाई आज आप लोग को इतना पेट में दर्द हो रहा है, आप लोगों ने CWC की बैठक तक नहीं बुलाई थी। प्रणब मुखर्जी के अंतिम मतलब जब उनका देहावसान हुआ था, उसके बाद उनका आरोप है कि आप लोग किस मुंह से इज्जत की बात कर रहे हैं? आप लोगों ने तो गांधी परिवार के उलट किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। आप लोगों को सिर्फ जो गांधी परिवार का है, सिर्फ उसी का अंतिम संस्कार बाकायदा होना चाहिए। बाकी आप सबका पूरा मकसद, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ राजनीति है। आशीष मिश्रा जी, जवाब दीजिए। भैया एक मिनट आपने जिस प्रकार से बताया कि आप दूसरों से आप 3-3 मिनट बुलवाएं और आप मुझे 1 मिनट भी ना दें। नहीं ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, पूरा मौका दूंगा। आपके सवाल, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं प्रदीप जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं। अच्छा, मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। माफी चाहता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं प्रदीप जी, मैं पूरा मौका दूंगा, बस एक मिनट रुक जाइए, बस अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एलिगेशन लेने के लिए बैठा, जवाब देने के लिए बैठा हूं। नहीं बिल्कुल, आप जवाब दीजिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। आशीष जी को जवाब दे दीजिए, आज कटघरे में वही खड़े। अभी भी प्रदीप भटनागर जी की बौखलाहट ये बता रही है कि उनके नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से अपमान करने का काम किया गया है, ये कुकृत्य देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी और ये इनके दिन की बात नहीं है। मैंने भी ईमेल लिख के मैंने मांग की है सरकार से, केंद्र से और राज्य सरकार से, महाराष्ट्र की, कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी जब ये दहीसर से शुरुआत होकर कोलाबा तक जाता है, तो मुंबई का जो प्रवेश द्वार है, मुंबई की आर्थिक राजधानी का वो प्रवेश द्वार का जो नाम है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा जाए। तो इसलिए मैंने कहा है कि इतने बड़े अर्थशास्त्री के नाम पे मुंबई की देश की आर्थिक राजधानी को यदि कोई पहचान मिलती है, वहां पे उनके स्मारक बनाए जाते हैं और पर्याप्त जगह है। अब थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए ना, हमने नहीं किया क्या? जिस सड़क को आपने बनाया नहीं, जिस मैदान को आपने बनाया नहीं, उसके बावजूद हमने यही कांदिवली में हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम को, जब मैदान को सुपुर्द किया गया, हमने कभी विरोध नहीं किया। अच्छी बात है,
महापुरुषों के नाम से ही अगर नहीं चलेगा तो किसके नाम से चलेगा? और रह गई बात, आते हैं प्रणब मुखर्जी के CWC मीटिंग की आप बात कर रहे हो, नहीं बुलाई गई। ये समय भी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। ऑलरेडी 100 वर्ष के गांधी जी के अध्यक्षता को होने पे कार्यक्रम चल रहा था। जो परंपरा है, किसी के भी निधन होने पर यूपीए चेयरपर्सन और हमारे नेता वो अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हाँ, ये इस समय इस तरह मौका आया कि सब एकजुट थे, पूरे देश के नेताओं का कार्यक्रम चल रहा था। ये ऐसा है नहीं है ना कि कुछ स्पेशल हुआ, लेकिन हम इतना ही सिर्फ कह रहे थे ना, थोड़ा बड़कपन दिखा दिए होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पौराणिक कथाओं की जो बात कह रहे थे, मैं कहता हूँ कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर निधन होता है तो क्या उसी नगर निगम बोध पे जाएंगे आप? नहीं, पौराणिक कथाएं बताओगे क्या? आशीष जी, चाहे आपके पार्टी के नेता हो या किसी पार्टी के नेता हो, हमें उनकी लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल मुझे लगता है ऐसा नहीं देना चाहिए। सच्चाई ये है, नहीं देखिए, सच्चाई से आप मुख नहीं मोड़ा जाता। क्या है कि जो आया है उसको एक दिन जाना है। नहीं, बिल्कुल। हम लोग ये आशीष जी, ये प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है, हम तुरंत शुभकामनाएं देते हैं उनको। हमारे प्रधानमंत्री देश के हो। नहीं आशीष जी, ये प्रदीप जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दे दीजिए कि सोनिया गांधी बढ़ी या डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े थे? नेता कौन बड़ा था? योग्यता के आधार पर और देश की जनता के लिए कार्यों के आधार पर मूल्यांकन करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े नेता थे। इस वजह से उनकी योग्यता के अनुसार ही जिस समय सोनिया गांधी जी का लोग विरोध कर रहे थे, उन्होंने किसी और को नहीं चुना था। सिख बेटे एक देश के महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री को चुना था और उनको प्रधानमंत्री पे एक बार नहीं 2 बार सुशोभित किया। जिन्होंने इतने अपमान लगाए, जिन लोगों ने कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इनसे ही पूछ लीजिए। जो आपने आरोप लगाए थे, और जब डॉलर अपना रुपया और डॉलर की जब तुलना करते थे कि प्रधानमंत्री की साख गिरती है, प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। मनरेगा का जब बात आया तब शर्म आनी चाहिए थी। आज मुझे बता दीजिए ना, जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने किया था, इन्होंने हर एक चीज को ठुकराने का काम किया। वरना जो सूचना का अधिकार एक आम आदमी को शक्ति देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लाया था, मनमोहन सिंह जी ने, इन लोगों ने कोविड के आपदा में देश की जनता की मदद करने की जगह पे इन लोगों ने पीएम केयर्स फंड का निर्माण किया, और वो भी ITI के दायरे से बाहर रखकर। ये लोगों ने हर जगह देश की जनता को लूटने का काम किया। और ठीक है आशीष मिश्रा जी, ठीक है। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी को लग रहा है मैं उन्हें मौका नहीं दिया हूं। आप प्रदीप जी अपनी बात रखिए। आप अभी भी कहिए इनसे। नहीं, बोलिए प्रदीप जी, बोलिए, आप अपनी बात रखिए। आलोक जी की बात। अरे प्रदीप जी बोलिए, आप तो नाराज हो गए। नहीं, मैं नाराज नहीं, मैं तो नाराज हूँ। प्रदीप जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा था, आपने सवाल पूछा था, मैंने कहा जवाब दे लेता हूँ आशीष जी से। भाई ऐसा होता है ना कि सच कड़वा होता है। देखिए, मैंने अभी बहुत सारे सवाल पूछे मनमोहन सिंह जी के बारे में। जब 2G घोटाले खुद ही मनमोहन सिंह जी ने स्टेटमेंट दी, वे कैसे झुटला सकते हैं? पहले चीज ये मनरेगा की बात कही, नहीं पता कितना बड़ा मनरेगा में घोटाला हुआ था। मनमोहन सिंह जी को खुद आगे बोलना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। मनमोहन, ये आपको ये नहीं पता इस भारतीय मीडिया ने दिखाया तो है कि हमारे भी मान रहे, हमारे विदेशी मेहमान आता था, इस बात को मान रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी कॉन्फ्रेंस करते थे, हमारे प्रतिनिधि को बता दीजिए। समझिए, 11वां चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पत्रकारों के सामने खड़े होकर कितनी बार सवाल जवाब किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाने वाले प्रधानमंत्री इतिहास में के पन्ने में नाम लिखा जाने वाला है उनका, बीच में नहीं बोला, क्योंकि पत्रकारों से वो डरते हैं। चाटुकार है, उनके साथ में बैठ कर, लेकिन देश की जनता की जवाबदेही का प्रश्न जब आता है। आशीष जी, आपको पूरा मौका मिला, मैं फिर आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी का समय है, प्रदीप जी को बोलने दीजिए, फिर मुझे आलोक जी के पास जाना है। धर्मेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ है। 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीष जी एक एक करके अपनी बात रखते हैं, सब लोग अपनी बात रख लेंगे। सर, अल्पसंख्यक आयोग बनाया मनमोहन सिंह सरकार के अंदर और जबरदस्ती बनवाया गांधी परिवार ने। क्या सिख समुदाय पूरी दुनिया के अंदर लंगर और भंडारे लगा के लोग गरीबों के पेट भरता है? वो अल्पसंख्यक है? इन कांग्रेसी को इतने औकात है सिख समुदाय को अल्पसंख्यक बना दिया उन्होंने, मुस्लिमों को आगे बढ़त देने के लिए। मतलब सिख समुदाय जो 24 घंटे 12 महीने इस देश के अंदर और विदेश से भी आपदा आती है, वहां भोजन भिजवाते हैं,
उनको अल्पसंख्यक आयोग बना दिया केवल एक समुदाय को विशेष को ठीक करने का सहायता देने के लिए। जाने से पहले जो 123 ऊपर जो वक्फ बोर्ड को संपत्ति दे गए वो किसकी थी? क्या वो देश भूल जाएगा? उस पर नहीं बोलेंगे आप कोई भी? 11 सालों से महाराज आप सरकार में हो, बीच में मत बोलिए। अरे भैया टॉपिक नोट कर लो, बीच में मत बोलो प्लीज। जब आपकी बातें बोल लीजिएगा। नहीं बताइए नहीं ये सुन लो भैया, सुन लो, बीच में मत बोलो। क्या करो यार क्या भाई साहब, मैं आपको बोला बीच में, सुन लीजिए। नहीं मैं आपको पूछ रहा हूँ, देखिए आप बोलने के लिए तैयार नहीं हो। आशीष जी आपको पूरा समय दूंगा, आप रिटेलिएशन कर लीजिएगा। डॉलर रुपए के मुकाबले में आज क्या परिस्थिति है जिसके ऊपर आप बोलने के लिए तैयार नहीं हो? अरे परिस्थिति क्या है? जिस प्रकार से कर्ज बढ़ाने का काम किया है आपकी सरकार ने, आप लोगों ने, हर परिवार आप लोगों ने 64 वर्षों में देश के ऊपर 54 लाख करोड़ का कर्जा था, आप लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा पहुंचाया। देशवासी गरीब नहीं बताइए हुआ। ना आप कहाँ है आप? मुझे क्या आप लोगों ने पीएम केयर प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष होने के बावजूद आपदा के समय कोविड में पीएम केयर फंड आपको बनाने की क्या जरूरत पड़ी, और वो भी सूचना के अधिकार से बाहर रखने की? बताइए ना, ऐसा क्या राज था उसके अंदर? ऐसे क्या काले राज थे सूचना के अधिकार के बाहर उसको रखने के लिए? भारतीय जनता पार्टी के साथ पैसा नहीं लगा था। आपने आम देश की जनता को, जिस समय गरीबी ने वो घर के अंदर कैद थे, उस समय आपने झोली फैला के भीख मांगा था। नहीं दिया, झोली फैला के भीख मांगने के बावजूद आप उसको ITI के दायरे से बाहर रखते हो। आज बच्चे को राइट टू एजुकेशन का किसी ने हक दिया है तो वो किसी और ने नहीं, मनमोहन सिंह ने दिया है। ये तो क्या है? ये कहेंगे कि मैं 35 साल तक भिक्षा मांग के खाता था। भिक्षुकों को भी इस प्रकार से जो 35 साल तक भिक्षा मांग के खा रहे थे, इसके लिए ही डॉक्टर, ठीक है, एक सेकेंड प्रदीप जी और आशीष जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, आलोक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आलोक जी अभी आपने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे आपने सवाल पूछे और फैक्ट भी सामने रखे। मेरा सवाल यह कि कांग्रेस पार्टी आज कहती है, जो लोग ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं की, उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो सोनिया गांधी ने खुद को आगे नहीं बल्कि मनमोहन सिंह को आगे किया। हालांकि दायित्व तो प्रणब मुखर्जी का बन रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह ने यह कहा था खुद ही किताब में जिक्र करते हुए कि मैडम ने हमें कहा है कि मुझे यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो यह जो कहा जाता है कि भाई मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, 10 साल प्रधानमंत्री बनाए रखा और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी, चाहती तो वो खुद बन सकती थी, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि भाई मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया गया? आलोक जी ये अब सत्य है जब कांग्रेसी कहते हैं कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, APJ अब्दुल कलाम ने वापस कर दिया था, और सोनिया गांधी टेक्निकली डिफाल्टर थी, नहीं बन सकती थी। सुब्रमण्यम स्वामी का मैटर चल रहा था कोर्ट में और उन्होंने दावा किया था कि वो नहीं बन सकती, भारत में पैदा होना जरूरी है। उस मैटर में टेक्निकली जब सोनिया गांधी नहीं बन पाई तो उन्हें एक डमी व्यक्ति चाहिए था जो सर्वेंट की तरह उनका काम करे, रिप्रेजेंटेटिव। तो मनमोहन सिंह से कहते कमिटेड में कोई था ही नहीं, ठीक है। मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो हार्मलेस थे, जो मैडम कहते हैं सही है। तो मनमोहन सिंह के अलावा 2 आदमी था नहीं कोई जो एक प्राइम मिनिस्टर बस सर्वेंट की तरह काम करते थे। देख लेंगे सर, देख लेंगे, आप अपने बारे में बोलिएगा। सर्वेंट कहा जाए कांग्रेसी गुंडा करके मुझे मत दिखाइए, समझे नहीं बात की नहीं। आलोक भाई आप अपने पास प्रधानमंत्री को नहीं, आपको करनी है, भारतीय जनता पार्टी के दरबार में कीजिए, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल नहीं कर सकते। ये क्या शिवम भाई मैं विरोध करता हूँ। कारण ये है विरोध करने का, देश के प्रधानमंत्री को आपके टीवी चैनल पे बैठ के ये ऐसे दलाल जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं, ये कहेंगे सर्वेंट है। इसी प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान भी लोगों ने इनके केंद्रीय गृह यूनिवर्सिटी में संसद के पटल पे किया, क्या बोलते किया कि फैशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपके लिए फैशन और सर्वेंट हो सकते हैं। वो महापुरुष है और देश के महापुरुषों को इस तरह से टीवी चैनल पे आपके माध्यम से अगर आप मौका देते हैं बोलने के लिए, एक बहुत भयावह संदेश जाएगा। याद रखिएगा,
क्या तो आप सर्वेंट जो है इसलिए थे कि मात्र वो एक सिख समुदाय से आते थे, वो एक गरीब परिवार से आते थे, उन्होंने देश की जनता के लिए राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, आधार कार्ड दिया, मनरेगा दिया, देश की जनता को उन्होंने संभालने का काम किया। उनकी योग्यता गांधी नेहरू परिवार के प्रति कमिटेड होना था। आलोक भाई ऐसा नहीं करता, आलोक भाई, आलोक भाई सुनिए, नहीं आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आप सर्वेंट जैसे शब्द पे माफी मांगिए, सर्वेंट जैसे शब्द पे माफी मांगिए। एक सेकंड आशीष जी, एक एक करके अपनी बात रखिएगे, आपको मैं पूरा मौका दूंगा, आप पूरा विरोध दर्ज अपना करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आशीष जी, लेकिन एक एक करके माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं नहीं बिल्कुल, आपको मौका दूंगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा। आलोक जी का समय ऐसे करेंगे, 1 to 1 करेंगे तो समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा आशीष जी, कोई किसी की बात नहीं हो पाएगी। आलोक जी बोलिए। ये चीज बताइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये लगातार बकवास करते रहेंगे, सब सुनना नहीं आता कांग्रेसियों को। मनमोहन सिंह की एकमात्र योग्यता थी कि वो सोनिया गांधी नेहरू परिवार के नहीं आलोक जी, आशीष जी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री को डमी कहने से आपत्ति है, अब उन्हें लग रहा है इसी यही से प्रॉब्लम है ना आशीष जी? डमी नहीं, सर्वेंट, सर्वेंट कहने से आपको आपके शब्दों से उनको दुख हुआ है। तो ठीक है, मैं न्यायालय में देख लूंगा कि सर्वेंट कौन सा अपमानजनक है। नहीं ठीक है आलोक जी, अपनी बात रखिए। आशीष जी मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी बोलिए। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, मनमोहन सिंह को एज ए कमिटेड पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते उनको मिला था, उनकी योग्यता की वजह से नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समय समय पर अपमानित करते रहे। अब आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर थी सोनिया गांधी? नहीं थी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना करके पहले सोनिया गांधी साइन करती थी फाइल में, तब मनमोहन सिंह साइन करते थे। और आज कह रहे हो कि मनमोहन सिंह, आपने एक अच्छे योग्य व्यक्ति को अपने चाकरी में रखा था। सोनिया गांधी ने जो कमेटी बनाई थी, उसकी चेयरमैन थी, वो संवैधानिक थी। देश को प्राइम मिनिस्टर चला रही थी या सोनिया गांधी चला रही थी? मरने के बाद हम किसी ने का बुराई नहीं करते हैं, इस बात में आप कितना देर झूठ बोलोगे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह योग्य व्यक्ति थे, प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मनमोहन सिंह ने स्वयं कहा था, प्रणब के पास गए और उन्होंने कहा कि आप मुझसे ज्यादा योग्य हैं, लेकिन मैडम का भरोसा हमारे ऊपर है, मेरे ऊपर है, मैडम चाहती है इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ। तो सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह इसलिए बनाया कि प्रभु मुखर्जी अगर बनेंगे तो उनकी हयात की कठपुतली नहीं बनेंगे। चलिए सर्वेंट की जगह उन्हें कठपुतली कह दिया, तो आज वो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, तो आज वो मनमोहन सिंह योग्य थे। अब मरने के बाद आज बहुत बड़े आदमी मनमोहन सिंह इतने ईमानदार आदमी थे कि सारे भ्रष्टाचारी अपने अगल बगल रखते थे। मनमोहन सिंह से ज्यादा किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार का। इसलिए आप हमको राजनीति करनी है, सिखों का वोट चाहिए, सिखों के वोट में कोई बुराई करे, बता दीजिए। तो इसलिए लेकिन मनमोहन सिंह एक साधारण व्यक्ति थे, मैं सदा में नहीं मानता, और वो अपने पद में सक्रिय रहने के लिए भ्रष्टाचार होने दिया उन्होंने, और पद से रिजाइन नहीं किया उन्होंने। तब आप करते हैं मनमोहन सिंह। तो ये सब आलोक जी आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो कुछ भी होता था वो सोनिया गांधी के इशारे पे होता था? बिल्कुल, सोनिया गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से देश चलाया, मनमोहन सिंह के कांधे में बंदूक रखे। चलिए ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी, आज लगातार जब विपक्ष पूरा, या तो आम आदमी पार्टी भी है, जब पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि भाई मनमोहन सिंह के साथ अपमान हुआ, कांग्रेस पार्टी हो हल्ला कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता पवन खेड़ा, तमाम लोग आज लाइन लगा के कर रहे हैं। बीजेपी इतिहास बता रही है कि भाई अगर 10 साल पिछले उनके कार्यकाल में चले जाएं तो उनको सामने खड़ा करके मनमोहन सिंह के कंधे पर रख के कांग्रेस ने बंदूक चलाई, तब उनका कोई ख्याल नहीं आया। लेकिन आज उनके जाने के बाद वो पंचतत्व में जब विलीन हो गए तो कांग्रेस पार्टी उनके जाने के बाद भी राजनीति कर रही है, और यही आरोप लगाया जा रहा है कि 10 साल जो प्रधानमंत्री का क्रेडिट खा रही है ना कांग्रेस, वो इसलिए क्योंकि उनको आगे करके उनके कंधे पर बंदूक चलाना था। धर्मेंद्र जी देखिए शिवम जी, आलोक जी कितना नफरत और विष लेकर के बैठे हैं। कम से कम टीवी डिबेट पे बैठते समय वो किसी पार्टी से ऊपर हटके हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, और योग्यता और अयोग्यता की बात करिए तो ऑक्सफोर्ड पढ़ने के बाद
आरबीआई के गवर्नर से लेकर के देश के तमाम पदों पर उन्होंने सेवा की। अब अगर योग्य वो नहीं थे तो मोदी जी की योग्यता की डिग्री जिसकी खोजने के लिए हो सकता है संसद भवन खुदवाना पड़े तब डिग्री निकले। ऐसे लोग जो है दूसरे की योग्यता का ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी बात, इतने बड़े बड़े फैसले ले जिनको कमजोर कह रहे हैं, जो देश को, मैंने आप बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, देश में आम जनता के एम्पावरमेंट के लिए जितने फैसले मजबूती से आजादी के बाद होने चाहिए थे वो मनमोहन सिंह की सरकार में हुए। आपने कुछ फैसले लिए, आपने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी लेके आया। आज क्या स्थिति है, आप भूल जाएंगे कि किस पर क्या टैक्स लगाना है। एक प्रोडक्ट पर 4 टैक्स आपने कर दिया और सो के उठने से लेकर के सोने तक जो भी काम करते हैं उसमें बिना जो है भारतीय जनता पार्टी का जो टैक्सेशन सिस्टम है बिना उसके आप चल ही नहीं सकते। चाहे जो काम करिए उसमें गिनाने की कोई जरूरत नहीं। और आपको रोज मोटी किताब या किसी सहारा लेना पड़ेगा, अब मैं ये करने जा रहा हूँ उसका कितना टैक्स है, ये हालत बना दिया। आपने 2-3 बड़े फैसले किए, आपने नोटबंदी किया, कहा आतंकवाद की कमर समाप्त कर दिया। जो जम्मू रीजन पूरी तरह शांत हो गया था वहां पूरी तरह जो है आतंकवाद आ गया। पंजाब पूरी तरह ठीक हो गया था, आज देखिए पंजाब की स्थिति हो गई। नक्सली घटनाएं बढ़ गई, एक नया राज्य मणिपुर नया आतंकी गढ़ बन गया, जो स्थिति बन गई वहां पर फॉरेन के वेपन्स बरामद हो रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, सरकार कुछ बोल नहीं रही। आपकी उपलब्धता तो सिर्फ यही है। तो सवाल ये है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपको ज्ञान नहीं है, आप दूसरों को जो है, और वो भी अंत्येष्टि का समय है, मतलब राष्ट्र नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ विश्लेषक लोग रोप में बैठे हुए हैं, उनको डमी और उनको कुछ भी जो है कुछ भी कहने। अरे बहुत ध्यान सुन रहा था, बहुत योग्य, मैं समझ गया आपकी योग्यता। हर व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति की योग्यता उसकी जबान, व्यक्ति की योग्यता उसकी भाषा, व्यक्ति की योग्यता दूसरों के बारे में उसका भाव, व्यक्ति की योग्यता दूसरों को मूल्यांकन करने की योग्यता आपकी, मैं समझ गया। आपसे पूछ करके मनमोहन सिंह की योग्यता निर्धारित नहीं होगी, सूरज को सिया मत दिखाओ ना, आपके बता देने से बड़े छोटे हो जाएंगे। लेकिन आपकी सोच अपनी परिलक्षित हो गई कि दूसरी बात, अरे भाई ये बात तो मोदी के लिए भी कह सकते हैं, तमाम और लेकिन अपनी जबान खराब न करो। कम से कम पढ़े लिखे लोग में एक चैनल पे बैठे हैं तो आप कम से कम उसका परिचय दें कि आपको भी हम लोग गंभीरता से सुन सके, देख सके, जान सके। आपको जो है अगर सिख अल्पसंख्यक है तो उससे भी नफरत हो गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। आपको एक वर्ग के प्रति देश के समाज में कितनी नफरत है अल्पसंख्यकों के प्रति, विशेष रूप से, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, वो आप समय समय पर दिखाते रहते हैं। महापुरुषों का कितना आपका निगेटिव भाव है वो भी दिखता रहता है। समाजवादी पार्टी का तो कुछ एबीसीडी नहीं जानते हो। करके दिखाया 10 साल में मोदी जी सरकार, योगी जी सरकार 5 काम गिना नहीं सकते भाई, कैसे 5 काम योगी जी बता दो। हिंदू सनातन तुम्हारे हिंदू नहीं होता है। एक सेकंड क्या एबीसीडी जानते हो भाई? सीएम जी हिंदू का ठेका इनको किसने दिया? क्या इसके पहले हिंदू नहीं थे? सनातन चलाओ। राजा हर्षवर्धन समय थोड़ा में न्योता दूंगा, इनके न्योते के लोग गंगा में डुबकी लगाने। कैसे महामूर्ख लोग हैं धरती पर। माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए इनका न्योता काट जाएगा तब लोग आएंगे। मतलब ये महाराजा क्या देते मेला को टैक्स मुक्त करो, टैक्स मुक्त कर दो। देखिए माघ मेले का इतिहास इसलिए है कि महाराजा हर्षवर्धन अपने राज्य की सारी संपत्ति जनता में लुटे देते थे। अगर कम है हिंदू धर्म का आपके अंदर रहना खाना सब चीज मुक्त करो, जो व्यापार कर रहे हो। अभी देखिए कितनी बड़ी घटना हो गई, मजदूरों जल्दबाजी चक्कर मजदूर का पैर कट गया, चोट लग गए, शर्म तो आती नहीं है। केवल नैरेटिव राजनीति करना, उससे बाहर जाओ। नहीं ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, एक सेकंड प्रदीप जी, इन लोगों को एक सेकंड, धर्मेंद्र सिंह जी एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप सिंह जी, आप प्रदीप भटनागर जी माफ करिएगा, सवाल ये उठता है कि जब आप लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए मनमोहन सिंह ने क्या किया, तो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया, आप कैसे कह सकते हैं हमने उनका सम्मान नहीं किया। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि आज 5 बड़े काम गिनवाने के लिए कह दीजिए, प्रधानमंत्री के पास 5 बड़े काम नहीं है। जम्मू कश्मीर से मणिपुर तक का जिक्र किया धर्मेंद्र सिंह जी ने कि आज सब कुछ अशांत है, अव्यवस्थित है,
लेकिन सवाल मनमोहन पे होगा, सवाल पंडित जवाहरलाल नेहरू पे होगा, सवाल सोनिया गांधी पे होगा, सवाल राहुल गांधी पे होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल नहीं होगा, क्योंकि 5 काम उन्होंने बड़े काम कर नहीं पाए। मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो लेट पढ़ा, मैंने कहा समाजवादी पार्टी से है, थोड़ा सा मैं समाजवादी पार्टी शुरुआत करता हूँ, जिसने प्रदेश के अंदर 1000 से ऊपर दंगे करा है। हमारा छोड़िए, अरे भाई बीच में मत बोलो भाई, मैं बीच में नहीं बोला रहा। नहीं, अरे सवाल मैं सुन लीजिए, अरे सवाल सुन लीजिए, तुमसे डरने वाले थोड़े हम लोग, दूसरा सुनना नहीं है क्या? हम लोग डरते नहीं है, धमकी मत दो, सामने नहीं है ना, धमकी डरने वाले नहीं है। सुनो, सवाल सुन लो, इनको बताइए समाजवादी पार्टी को उपलब्धि वाली हमारी बात छोड़ो, अपनी उपलब्धि दूसरे को बोलने दो, दूसरे के पीछे मत बोलो, दूसरे को सुनो। मतलब बहुत बाद में मैंने पढ़ा मैंने समाजवादी पार्टी के नेता बैठे साथ में, जिनकी करनी और कथनी में कहीं भी गिनती नहीं है, 100 में 13 में, सिर्फ प्रदेश को लूटने में गिनती रही जिनकी, जिन्होंने 1000 से ऊपर उत्तर प्रदेश में दंगे कराए और पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाया कि मुसलमान कम्युनिटी है जो अलग है और हिंदू कम्युनिटी बिल्कुल नीच और तुच्छ है, नीची है और सदैव दंगे में मरनी चाहिए। खुद मुलायम सिंह ने स्टेटमेंट दी लोकसभा के अंदर खड़े होकर कि अगर मुझे दोबारा गोली चलवानी पड़ेगी, इनसे पूछिए, जवाहरलाल नेहरू से सुनाई नहीं आएगा ना। नहीं सुनाओ, कुछ किए हो तो वो बताओ ना, क्यों जवाहरलाल नेताजी, हम तो हो तो। अरे सुनो भाई, सुनो तो, कान में रोई डाल लो, 2 मिनट सुन लो जरा, अभी बोलना शुरू करा मैंने, केवल 1 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा इससे। तो ये वो लोग हैं तो कह रहे, अरे भाई बोलोगे क्या, बोलने के लिए कुछ होगा तब बोलोगे। जी बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। अरे भैया ने बोले मैं चुप बैठ जाता हूँ मैं। बोलिए प्रदीप जी। वो हाल है कि तोता चना बाजे घना घना, करा कुछ है नहीं, बोले जा रहे। पूरे खानदान, यादव खानदान ने इस प्रदेश को लूटना खसोटने का काम करा। मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री बने तो एक जाति विशेष को भैया बोलने दो, सुना मैंने आपको। समाजवादी पार्टी पर नहीं है, समाजवादी पार्टी पर सवाल होगा, आप जवाब देना, मैं भी जवाब दूंगा। लूट लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में, बीफ कंपनी जिसको गाय को माता कहते हो, भारतीय जनता पार्टी खाते में गया, उस पर भी जवाब दे दो। 5-5, 6-6 बड़ी कंपनियां जिसके सिंपल 5-5, 6-6 बार फेल थे दवा वाली और घूस लेकर के बंटवाते रहे, उस पर भी ज्ञान दे दो। दूसरे पर ज्ञान देने के पहले अमित शाह के आचरण, नरेंद्र मोदी के आचरण पे भी ज्ञान दे दो। उपलब्धि पर सवाल हो रहा है, मनमोहन सिंह से तुलना कर रहे हैं, पहुंच गए समाजवादी पार्टी, यह ज्ञान का लेवल है, ये तो स्थिति है। महापुरुषों का आप सम्मान कर नहीं सकते, अपनी उपलब्धि बता नहीं सकते। अरे कब तक पास्ट में जियोगे, इतिहास में जियोगे? जवाहरलाल नेहरू से लेकर मुलायम सिंह तक आने के बजाय नरेंद्र मोदी पीछे में जाओ, कंटिन्यू। प्रदीप जी देखिए, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से अपनी बात रखिए प्रदीप जी, जल्दी से। चुप कराइए, आप चुप कराइए। धर्मेंद्र सिंह जी 1 सेकंड में आपके पास आऊंगा। प्रदीप सिंह जी, ये तो बेचारे 5 उपलब्धि मांग रहे हैं, इन्हें पता है 500 उपलब्धियां हैं, 5000 उपलब्धियां हैं, 5 लाख उपलब्धियां हैं। ये तो रोज चैनल में बैठ के रोज डिबेट करने वाली बात है। इंडिया से लोग रोज आते हैं और एक ही शब्द बोलते हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता की कमी है, पढ़ते नहीं है नई चीजें। तो एक सवाल को बैठ के रहते भैया बोले जाओ। अगर मनमोहन सिंह जी के ऊपर बात हुई है तो क्यों बोला था भाई? राजीव गांधी जब तुम्हारी सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो खुद राजीव गांधी जी ने बोला था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 5 पैसे बचते हैं। तो चोर किसे बोला? मुलायम सिंह जी को बोला, राजीव गांधी ने। तो ये चीजें मनमोहन सिंह जी के बारे में भैया आगे चला जाता है, उसकी करनी अच्छी और बुरी चीजें उसके साथ बताए। इनको इतिहास का भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। मतलब आप सवाल क्या कर रहे हैं, जवाब क्या आ रहा है? तुम्हें तो बहुत ज्ञान है, तुम्हें तो बहुत ज्ञान है, तुम्हें तो ज्ञान होगा, तुम्हें तो प्रदीप जी वही है, कैसे निकलती है, सरकारी माल कैसे हड़पा जाता है, कैसे उत्तर प्रदेश को लूटा जाता है, कैसे जमीनें माफिया पकड़े जाते हैं, कैसे बलात्कारी। 1 सेकंड आशीष जी, प्रदीप जी 1 सेकंड। आशीष जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आशीष जी, ये कहा जाता है कि भाई देखिए आज सिख समाज का बड़ा अपमान हो गया। वो 10 साल प्रधानमंत्री थे, बीजेपी वाले तो ये कह रहे भाई सिख समाज के लिए 3 बड़े काम क्या किए, वो तो गिनवा देते, उनको आगे करके उनके कंधे पर बंदूक चलाई आपने, जिसका क्रेडिट आज आप लोग ले रहे हैं। आशीष जी भाई साहब, ये 1 मिनट, ये सिख समुदाय से आते थे मनमोहन सिंह जी, 84 के दंगों में गांधी परिवार ने माफी नहीं मांगी है। गांधी परिवार ने आज तक। आशीष जी आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। आशीष जी आपने म्यूट कर रखा है।
बता दीजिए क्या माफी नहीं मांगी है। मैं इनको इतना ही बताना चाहता हूँ शिवम भाई की यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने किसको बना रखा था कि वो किस समुदाय से आते थे, तो सिख समाज के बीच में उनके उत्थान के लिए अरे सिख समाज ने आज तक माफी नहीं मांगी है, उन्होंने काम किया। ना तुम्हारे गांधी परिवार ना कांग्रेस ने। और सुनिए शर्म करो, कुछ शर्म करो। अभी हमारे भटनागर भाई बोल रहे थे गांधी जो आज जो है सिख समुदाय को भड़काने में लगी है, इसमें लगी है धर्म के बारे में, अरे भाई अपने शास्त्र के बारे में, अपने गुरु का ज्ञान के बारे में पता है। काम नहीं किया पाए जो है सिख समुदाय को ज्ञान पाते हैं, बहुत काम किए। अरे क्या काम किए? इसको बेचारे मनमोहन सिंह की काम किए कांग्रेस की इज्जत के लिए अरे बहुत प्रधानमंत्री रहे और करते रहे। बहुत में किए क्या? आज यहाँ बैठ के जो आप राजनीति कर रहे हैं, ये 5-6 काम हमने अभी मैं नरसिम्हा राव के बारे में पूछा तो जवाब नहीं था। के माध्यम से नरसिम्हा राव को सरकार गया। एक सेकंड आशीष जी, आलोक जी देखिए समय थोड़ा खत्म हो रहा है। आलोक जी अंतिम प्रश्न ये कि आशीष जी ने जो मांग रखी है कि महाराष्ट्र जो आर्थिक राजधानी है वो जो गेट है वो मनमोहन सिंह के नाम पर होना चाहिए, सहमत है आप इस बात से? मुंबई के मनमोहन सिंह तो केवल उसका वित्त मंत्री थे ना, आर्थिक डिपार्टमेंट किसने किया? मनमोहन सिंह ने या पीवी नरसिम्हा राव ने? अनडिस्प्यूटेड पीवी नरसिम्हा राव ने। मनमोहन सिंह तो वित्त मंत्री थे। शिवम भाई फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जितने मंत्रिमंडल में ये भारतीय जनता पार्टी में ही मुमकिन है कि जितने मंत्री होंगे। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। प्रदीप जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, धर्मेंद्र जी आपका भी, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। सवाल ये कि आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आज जो सिख समाज और जो मनमोहन सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाए हैं वो लोग आज इतनी सिंपैथी दिखा रहे हैं, जब उनकी सरकार थी तब फिर वो डमी प्रधानमंत्री के रूप में उनको खड़ा करके पीछे से काम करती थी कांग्रेस। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन सवाल ये कि अंतिम सवाल यही कि निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार क्यों किया गया और उनका जो स्मारक स्थल है वो कहां बनाया जाएगा, इसको लेकर लगातार वार पलटवार हो रहा है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।